Hello student. In our last lecture, we will already discuss about our manufacturing industries such as small scale industry, large scale industry, cottage industry, and many other industries as well. Then after factors affecting the location of industries such as raw material availability of land, पावर वाटर चीप एंड स्किल लेबर मार्केट गवर्नमेंट पॉलिसीज उसमें भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखा था नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखा था एंड कैपिटल देखा था सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम makes the industries functional. The system consists of input, output, and processes. The input consists of raw material such as labor, power, machinery, transport, and any other material and services required for manufacturing industries, and the output are the finished products that are sold in the market and which earns income from the industry. And the process include the intermediary activities required to convert the raw material into the finished product. That means आई होप सो यू ऑल आर क्लियर. इनपुट क्या होता है जिसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, मशीनरी है, तो ये सब कुछ जो चाहिए वो इनपुट में चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें करनी है, इसलिए सबसे पहले तो उसके लिए इनपुट चाहिए. देन आफ्टर उसको फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने के लिए जो बीच वाली जो इंटरमीडिएट एक्टिविटी है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस. अभी आपको पता ही होगा शुगर केन में से क्या बनता है, शुगर बनता है. तो शुगर केन वो हुआ इनपुट और आउटपुट मीन्स उसमें से शुगर बनी, पर वो बनने के लिए उसमें प्रोसेस तो हुई होंगी. ठीक है, तो वो सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई होगी कि कैन को पिघलाओ, फिर उसमें से उसका रस निकालो, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करो, उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के एक शुगर में कन्वर्ट करते हैं. उसके अलावा आता है आइसक्रीम. आइसक्रीम में भी आपको पता है कि मिल्क में से आइसक्रीम प्रोड्यूस होता है. तो मिल्क क्या होता है, इनपुट, एंड द आइसक्रीम इज आउटपुट. तो वे कैसे बनता है बच्चों? अभी इनपुट में सिर्फ मिल्क से आइसक्रीम बनता है वो हमें पता है, बट उसके लिए जो प्रोसेस है तो प्रोसेस में कैसा होता है, लाइक इनपुट में आपको सपोज़ मिल्क हो तो मिल्क को प्योरीफाई करते हैं, मिल्क के अंदर मिल्क पाउडर डालते हैं, उसके अलग अलग फ्लेवर्स डालते हैं. सच एज़ आपको मार्केट में बहुत सारे आइसक्रीम्स अवेलेबल है, सच एज़ बटर स्कॉच आइसक्रीम, अमेरिकन नट्स, आलमंड सिल्क, और वो आलमंड कार्निवाल, चोको एंड चिप्स, मैंगो आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो बहुत सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम होते हैं. तो उसमें फ्लेवर्स डाल के उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, उसके ऊपर कोई नट्स वगैरह डालते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, और उसके बाद जो फाइनल सब कुछ मिक्स करके जो फाइनल आउटपुट बनता है, तो ये बीच वाले जो इंटरमीडिएट चीज़ है, एक्टिविटी है, उसको हम प्रोसेस करते हैं और फाइनल आउटपुट हमें मिलता है आइसक्रीम. और आइसक्रीम को फ्रीजिंग करते हैं. फ्रीजिंग करने के बाद वो एटलीस्ट हमें खाने लायक होता है. फिर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू, जैसे अमूल के आइसक्रीम, हमारे पूरे इंडिया में अमूल, वाडीलाल, हैवमोर आइसक्रीम का मार्केट बहुत बड़ा है. और आप लोग देख सकते हो कि एटलीस्ट आइसक्रीम आता है या कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट, लाइक मिल्क से जो भी प्रोडक्ट बनती है वो पेरिशेबल गुड होता है. पेरिशेबल गुड क्यों होता है? बिकॉज वो जल्दी से बिगड़ जाता है. जैसे कि दूध है, दूध को ऐसे ही फ्रिज में रखो, चलो 1 दिन तक अच्छा रहेगा, 2 दिन तक, फिर 2-3 दिन के बाद तो बिगड़ ही जाएगा. जैसे कोई भी लाइक मिल्क के अलावा भी बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट है, लाइक बटर मिल्क है. तो बटर मिल्क को भी अभी 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं. उसके बाद उसका टेस्ट चेंज ही जो हो जाता है, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड है. क्या हुई बच्चों? पेरिशेबल गुड. और पेरिशेबल प्रोडक्ट जो भी होता है वो जल्दी से जल्दी बिगड़ जाता है. इसलिए आप लोग देखते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, लाइक अमूल का ट्रांसपोर्टेशन का जो भी ट्रक आप लोग मार्केट में देखते होंगे, तो वो स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके वो लोग लाते हैं. जो पूरा ट्रक है पूरा कोल्ड स्टोरेज से बना होता है, और उसको जब रिटेलर के पास जब देते
तब वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए रिटेलर कोई भी शॉपकीपर है, पता है ना, तो वो सब कुछ कहाँ स्टोर करता है, आइसक्रीम वगैरह प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक में भी गैस ख़त्म ना हो जाए और टेस्ट वैसे का वैसा रहे, इसलिए कोल्ड ड्रिंक है, फिर आइसक्रीम है, तो वो सारी प्रोडक्ट जो है उसको कहाँ स्टोर करता है रिटेलर, शॉपकीपर कहाँ स्टोर करता है, फ्रीज़ में स्टोर करता है। और उसके लिए कोई कोई स्पेशल फ्रीज़ भी आते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए कोई भी नॉर्मल फ्रीज़ चलता है, बट आइसक्रीम के लिए भी उसका स्पेशल फ्रीज़ होता है, जैसे ब्लू स्टार का फ्रीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्रीज़ है, कोई कंपनी होती है वो खुद का फ्रीज़ प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी होती है वो फ्रीज़ प्रोवाइड नहीं करती पर मार्केट से लेना पड़ता है। तो ये बात हुई आइसक्रीम की। तो आई होप you got understood that process, that input process and output, ठीक है। आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हम जानते हैं स्टील प्लांट के बारे में, क्योंकि दिस इज़ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये सब कुछ स्टील का कोई भी प्लांट आता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो वो सब कुछ हैवी इंडस्ट्री में आ जाता है। तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री या तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, उसमें मिनिमम 10 to 15 लाख का हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो स्टील प्लांट भी होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होता है, तो उसमें भी इनपुट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक आयरन, कॉयल एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ जो है वो स्टील इंडस्ट्री में चाहिए। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर हीटिंग प्रोसेस होती है, स्मेल्टिंग प्रोसेस मीन्स उसको और उबाला जाता है, फिर रिफाइनिंग, उसको उसके ऊपर जो कचरा होता है उसको निकाला जाता है, देन आफ्टर रोलिंग प्रोसेस होती है। तो कचरा निकालने के बाद उसको परफेक्ट शेप में डिवाइड करना पड़ता है। तो ये बात हुई स्टील प्लांट के बारे में। तो चलो आओ हम देखते हैं स्टील प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होती है विथ द हेल्प ऑफ वन वीडियो। एक स्मॉल वीडियो आपको दिखाऊंगी, सिर्फ म्यूज़िक के साथ होगा, और उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टील कैसे रॉ मटेरियल लेता है, कैसे फैक्ट्री में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर कैसी प्रोसेस होती है, और फाइनल आउटपुट पूरा शेप देके फाइनल आउटपुट कैसा होता है। तो चलो देखते।
After seeing this video, you all are clear about how to produce steel. सो स्टील में से डिफरेंट डिफरेंट किचन अप्लायंसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप लोग होम अप्लायंसेस जो भी है वो स्टील प्रोडक्ट में से बनते हैं। नॉट ओनली होम अप्लायंसेस, उसकी एटलीस्ट हमें कोई बिल्डिंग को भी बिल्ड करना हो, कोई भी बिल्डिंग को भी बिल्ड करना हो तो उसके लिए भी स्टील को हम यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल है। उसके अलावा भी हम लोग देखें कि सपोज़ ये नट बोल्ट हैं। ये नट बोल्ट आप लोग, हर कोई ऐसी चीज़ होती है सच एज डोर हो, विंडो हो, बेंचेस हो, टेबल हो, चेयर हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, उसमें ये नट बोल्ट चाहिए। तो ये नट बोल्ट भी किससे बनते हैं? स्टील में से ही बनते हैं। वो एक स्टील को उसको CNC मशीन थ्रू उसको परफेक्ट शेप में डिवाइड करते हैं। तो ये हुई प्रोडक्ट। सो ये सारी बात हुई स्टील प्लांट के बारे में। आई होप आप इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझ गए होंगे। नॉट ओनली स्टील प्लांट बट हम अपने घर पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होके ही आते हैं। उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टील प्लांट प्रोडक्ट है। हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हम एटलीस्ट कॉटन है तो हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं तो वो कॉटन में से ही फैब्रिक बनता है। तो कॉटन में से फैब्रिक बनता है तो वो भी बीच में फैब्रिक बनने के लिए भी जो एक्टिविटी हुई है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। सो ये पूरी हुई इंडस्ट्रियल सिस्टम which makes the industrial functional. Thank you so much.